नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे कि व्हाई वी नीड NJEC। हमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की नेसेसिटी क्यों है, क्यों इसकी नीड है। इस ऑर्गेनाइजेशन से जुडिशरी में किस तरह के रिफॉर्म्स देखे जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा हाल ही में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस का एक स्टेटमेंट आता है, उसमें वो कहते हैं कि जुडिशरी को सोशली डाइवर्स होना नेसेसरी है। साथ ही साथ और भी आर्टिकल्स है और वहां पे ये लिखा गया कि ना सिर्फ सोशल डाइवर्सिटी, हमारी जुडिशरी को एक प्रोफेशनल डाइवर्सिटी भी लानी जरूरी है। तो देखेंगे इस सीरीज में कि क्या एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस है NJEC की और क्या प्रॉब्लम है जुडिशियल सिस्टम में। आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी IQ से विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आते हैं सबके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया हायर जुडिशरी लैक्स प्रोफेशनल डाइवर्सिटी, इट्स नाउ मोनोपोली ऑफ लॉयर जजेस। ये टर्म लॉयर जजेस का क्या मतलब है? इस टर्म का मतलब है कि जितने भी हायर कोर्ट्स में या फिर हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अक्रॉस द कंट्री अगर हम बात करें, तो जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो बार से ज्यादा आते हैं। मतलब वो एडवोकेट वाली जो उनकी पोस्ट थी उससे वो एलिवेट होके आते हैं, रादर देन वो एक जुडिशरी एग्जाम के थ्रू आते हैं। तो सर्विस कैडर से यहाँ पे आप देखेंगे बहुत कम जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मिलेंगे, लेकिन आपको बार से बहुत ज्यादा मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप अभी सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस का बैकग्राउंड देखेंगे, उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, तो वो सब बार मेंबर्स रहे हैं, मतलब एडवोकेट्स रहे हैं और उसके बाद एलिवेट होके वो जजेस बने हैं। तो कभी इसी के चलते हमारे चीफ जस्टिस ने यही बोला था कि सोशल डाइवर्सिटी जो है वो नेसेसरी है। सोशल डाइवर्सिटी होने की वजह से एक इंक्लूसिव जजमेंट जो है, इंक्लूसिव जस्टिस जो है वो की जा सकेगी। यहां पे उन्होंने ये भी कहा कि इम्बैलेंस रिप्रेजेंटेशन है जजेस की, जेंडर के टर्म्स में, कास्ट के टर्म्स में, रिलीजन के टर्म्स में। ये एक बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा है। हमने देखा था 3 जजेस केस का क्रिटिसिज्म एक वीडियो में, और वहां पे यही कहा जाता है कि 3 जजेस की केस के बाद जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है वो टिल्टेड हो गया फेवरेटिज्म की तरफ, नेपोटिज्म की तरफ। और जजेस जो है वो कंट्री में नेपोटिज्म के थ्रू, फेवरेटिज्म के थ्रू, भाई भतीजावाद के थ्रू अपॉइंट किए जाने लगे। और यही एक प्रॉब्लम है कि ये एक सीरियस स्क्रूटनी का टॉपिक है जिसपे कई लोग या फिर जुडिशरी खुद भी ध्यान नहीं दे रही है। यहां पे कहा जा रहा है कि ये लॉयर जजेस की मोनोपली हो गई है। अगर आप बात करें, यहाँ पे एक यूएस का भी एग्जाम्पल साइट किया गया है इस आर्टिकल में, और ये कहा गया है कि यूएस में इस तरह का हमने सिनेरियो देखा है और उससे जो जजमेंट्स आई हैं वो बहुत ज्यादा लॉयर कम्युनिटी के फेवर में आई हैं। कहा गया है कि जुडिशरी पे बहुत बार लॉयर कम्युनिटी जो है वो हावी रही है और जुडिशरी जो है वो अपना फंक्शन इम्पार्शियल मैनर में नहीं कर पाई है। वैसे कहा गया जाता है कि होमोजिनस जुडिशरी जो है वो हजार्डस है एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए। अगर कंट्री में हेट्रोजिनिटी है, हेट्रोजिनिटी का मतलब अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग भाषा, बोली, रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग, जेंडर भी आप देखेंगे 3 जेंडर हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर जुडिशरी होमोजिनियस है, मतलब एक ही तरह के लोगों से है, एक ही तरह के समुदाय के लोगों से है, तो फिर जस्टिस में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एक होमोजिनस जुडिशरी जो है वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकती। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक SC जज है तो उसने देखा है अपने लाइफ टाइम क्या प्रॉब्लम्स रही हैं उसके अपलिफ्टमेंट में, उसकी एजुकेशन में, तो वो अकॉर्डिंगली जुडिशरी का काम बेटर कर सकता है या फिर जो जजमेंट जो है वो प्रो SC दे सकता है या अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम कहेंगे दे सकते हैं। जैसे हमने अम्बेडकर के केस में भी देखा कि अम्बेडकर ने क्यों इस तरह का इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। कहीं ना कहीं उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस थे थ्रू आउट द लाइफ जो उन्होंने देखे थे, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, एक PCS ऑफिसर बनने के बाद भी जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे थे, उन्हीं सारी चीजों को उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, जिससे कि आने वाले जो दलित समाज के लोग हैं, SC समाज के लोग हैं, उन्हें ऐसी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको होमोजेनियस जुडिशरी बनानी है तो फिर आप हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकते। इसकी वजह से प्रिजुडाइसेस रहते हैं और जुडिशियल प्रोसेस जो है वो ठीक से फंक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे क्रिटिसिज्म आता है कॉलेजियम का। कहा जाता है कि कॉलेजियम ने हिस्टोरिकल लिगेसी को एम्पलीफाई कर दिया। मतलब हिस्टोरिकल लिगेसी भी हमारी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स की बहुत अच्छी नहीं थी और कॉलेजियम ने आके तो उस चीज को और ज्यादा खराब कर दिया है और ज्यादा उस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। अगर आप देखेंगे कि हायर जुडिशरी में हमेशा से एडिक्वेट प्रोफेशनल डाइवर्सिटी की कमी रही है। अगर पहले 25 जजेस की हम बात करें जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे थे 1950s में,
वहां पे सिर्फ 3 ऐसे जजेस थे जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी से आए थे, मतलब जो एक स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करके आए थे। बाकी 22 जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे बार से एलिवेट होके आए थे, मतलब एडवोकेट रहे थे। क्योंकि आपने देखा है कि हम 3 तरह के लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। एक आपके जो सर्विस कार्डर वाले जजेस होते हैं जो ऑलरेडी स्टेट जुडिशरी एग्जाम से आ रहे हैं। दूसरे जो बार एसोसिएशन में होते हैं 10 साल 5 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए। और साथ ही साथ एक कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, मतलब तीसरी जो एलिजिबिलिटी है वो कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट अगर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की नजर में है तो उनको भी जुडिशरी में अपॉइंट किया जा सकता है। अभी ये देखा जा रहा है कि इस समय जहां पे कंट्री में इतने सारे 34 इस समय आपके जजेस आ जाते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि सिर्फ 2 ऐसे जजेस हैं जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज से आए हैं, जो सर्विस कार्डर से आए हैं। बाकी सारे के सारे जजेस जो हैं वो लॉयर्स रहे हैं, बार से अपलिफ्ट होके आए, बार से एलिवेट होके आए। अब ये चीज कहा गया है कि कोलिजियम सिस्टम आने के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ी है और कंप्लीट हेजेमनी हो गई है लॉयर्स की। लॉयर्स ने एक इंजीनियर कर दिया है हेजेमनी को और उसी के अकॉर्डिंग पूरी जुडिशरी जो है चल रही है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए आप हाई कोर्ट कार्डर से आ सकते हैं, आप बार से आ सकते हैं या डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट भी हो सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पे मिसिंग है। इनफैक्ट यहाँ पे परसेंटेज में बताया गया है कि मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो एससी कार्डर से आते हैं और वो सारे बार मेंबर्स हैं। बाकी जो आप देखेंगे कि जो अपॉइंटीज हैं बाकी वो बार से डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो हाई कोर्ट से आते हैं वो भी बार के मेंबर ज्यादातर रहे हैं और जो डायरेक्टली बार से आ रहे हैं 3% जजेस तो वो तो बार से आए ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस कार्डर है वो मिसिंग है। लोग जुडिशरी का एग्जाम क्वालिफाई करके एग्जाम बैठते हैं, जजेस बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, सालों निकल जाते हैं। इनफैक्ट कई जजेस की तो जीवन निकल जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह जाते हैं। उनका अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाता क्योंकि कोलिजियम सिस्टम ने उनके लिए रास्ते और ज्यादा टफ कर दिए हैं। आज तक कहा गया है कोई भी ज्यूरिस्ट जो है वो जज की तरह अपॉइंट नहीं किया गया है। एक्सेप्शनल कोई ज्यूरिस्ट रहा हो जो बार का मेंबर ना हो और उसे आपने जज बनाया हो, ये अभी तक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं हुआ है। तो यही कहा जाता है कि इस तरह के जजेस अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहना है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि हेट्रोजेनिटी होना नेसेसरी है। अब अगर आगे देखेंगे लोअर जुडिशरी में, और लोअर जुडिशरी में जितने भी एससी कार्डर बार के लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एससी कार्डर बार के लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो लोअर जुडिशरी से ही एक अपॉइंटमेंट का जो प्रिंसिपल है वो बार मेंबर्स को प्रेफरेंस देने का हो गया। तो ऑटोमेटिकली जब आपके हाई कोर्ट्स में बहुत सारे जो जजेस में से अधिकतर जो जजेस हैं वो बार से हैं, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में भी वही लोग एलिवेट होके पहुंचेंगे। तो एक बड़ी दिक्कत है। साथ ही साथ यहाँ पे टेन्योर को भी कंपेयर करने की कोशिश की गई और कहा गया है कि जो कार्डर सर्विस वाले जजेस हैं, यानी जो स्टेट जुडिशरी एग्जाम देके आए हैं, उनका टेन्योर कम देखा गया है। यानी उनको बहुत लेट एलिवेट किया जाता है, वो बहुत लेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जबकि बार वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अब बार में आपने 10 साल बार को दी एडवोकेट, आप 10 साल रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रहे किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में, आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो अल्टीमेटली ये कहा जाता है कि एक लॉयर के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज है जुडिशरी में रहने के रादर देन एक सर्विस कार्डर के मेंबर के पास, मतलब जो एक ऑफिशियली जज अपॉइंट हुआ है। तो ये चीज यहां पे देखा गया कि एससी कार्डर सर्विस में अगर आप एग्जीक्यूटिव जजेस की बात के सिस्टम की बात करें तो एससी कार्डर में लगभग 244 दिन वो पर्सन जो है वो हाई कोर्ट में रहता था, वहीं बार के मेंबर्स 2187 दिन रहते थे। लेकिन अब वो जो कोलिजियम में बहुत डिफरेंस आ गया है, 1464 डेज एक बार मेंबर, एक एससी कार्डर मेंबर रह सकता है और 18949 जो है वो बार मेंबर रह सकता है। तो ये सारी चीजें इस तरह से स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इतने हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स इतने जरूरी नहीं, हमें ये समझने की जरूरत है कि जो बार एसोसिएशन से लोग आते हैं वो लंबा टेन्योर एंजॉय करते हैं जुडिशियल सर्विसेज में जज बन के, और जो स्टेट जुडिशरी से लोग आते हैं उनको एक छोटा टेन्योर मिलता है जज। साथ ही साथ आप देखेंगे जो प्रोफेशनल डाइवर्सिटी हाई कोर्ट्स में, उस पे भी एक क्वेश्चन है। वैसे तो कहा जाता है कि हाई कोर्ट्स में अगर जो टोटल नंबर ऑफ जजेस हैं उसमें 1/3 जजेस आपके सबऑर्डिनेट सर्विसेज से आने चाहिए, बाकी जजेस जो है वो बार से आने चाहिए। तो ये चीज तो यहाँ पे मैच हो जाती है कि लगभग 31% जो जजेस हैं वो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से आए हैं। लेकिन ये देखा गया कि एज डिफरेंस बहुत ज्यादा, एज डिफरेंस मतलब कि जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज वाले हैं वो लगभग
ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के पास आके हाई कोर्ट पहुंचे। 56 ईयर्स की एज उनकी मीडियन रही है, 55-56 में वो सबऑर्डिनेट सर्विस से हाई कोर्ट पहुंचे, जबकि बार मेंबर्स जो हैं, बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, वो 45, 48, 49 ईयर्स में हाई कोर्ट पहुंच चुके थे। तो उनके चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के, जबकि आप देखेंगे कि बार जो सबऑर्डिनेट सर्विस वाले जज थे उनके चांसेस भी हाई कोर्ट में कम रहेंगे, टेन्योर भी कम रहेगा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो ये एक तरह से मिसमैच देखा जा रहा है कि प्रेफरेंस हो चुका है बार मेंबर्स को। ये हमने यूएस के केस में भी देखा कि वहां पे भी इस तरह से लॉयर्स ने, जो एडवोकेट्स हैं, उन्होंने इंजीनियर किया और पूरे के पूरे सिस्टम को कहा जाता है हाईजैक कर रखा है। सारे के सारे जो वहां पे सीनियर जुडिशियल मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं एडवोकेट रहे हैं अपनी लाइफ में, और यही चीज यहाँ पे भी देखी जा रही है कि हमारे यहाँ पे भी जो बार मेंबर्स है या फिर जो एडवोकेट्स हैं उनको जुडिशियल सर्विसेज में ज्यादा प्रेफरेंसेस हैं रादर देन सबऑर्डिनेट सर्विसेज से आए हुए लोगों को। अब होमोजेनिटी, देखो यही कहा जाता है कि बहुत कम ही ऐसा होता है, होमोजेनिटी एक अच्छी चीज है क्योंकि मोनोपलाइज हो जाती हैं चीजें, और मोनोपली की वजह से एक सिंगल एजेंडा सर्व होने लग जाता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर डाइवर्स नेशन को आपको सर्व करना है तो डाइवर्स लोग होने चाहिए, और यही रीजन था। हम एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाई वी ऑप्टेड फॉर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। द आइडिया वाज बिकॉज वी हैव अ हेट्रोजेनस पॉपुलेशन, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग रेस के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग भाषा के लोग, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के लिए एक 545 लोगों की पार्लियामेंट, और साथ ही साथ राज्यसभा, अगर हम बात करें लोकसभा राज्यसभा, इतने सारे मेंबर्स की ही सर्व कर सकती है। एक सिंगल पर्सन, अगर हम कहें प्रेसिडेंट के कॉन्सेप्ट को ले आते, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ले आते, तो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री को सर्व नहीं कर पाते। तो सिमिलरली हमें यहां से भी एग्जांपल ड्रॉ करना चाहिए कि अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारे जजेस जो हैं फिर वो डाइवर्स बैकग्राउंड से क्यों नहीं आए। अगर आपको जस्टिस को एक एक्सेप्शन नहीं, एक नॉर्म बनाना है। हमारे यहाँ पे तो जस्टिस एक एक्सेप्शन बन चुका है कि अच्छा किसी को जस्टिस मिली, बहुतों को नहीं मिली, किसी को जस्टिस मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जबकि जस्टिस एक नॉर्म होना चाहिए इगैलिटेरियन सोसाइटी में, और उसके लिए हमें एनजेसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि एनजेसी क्या करेगी, एनजेसी जो है वो सबके मत से, सर्वमत से, या फिर आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस सिस्टम्स, वेरियस पीपल, आप जजेस को इलेक्ट करेंगे, आप वेरियस कमिटी के थ्रू आप इलेक्ट करेंगे, और फाइनली जो कल्मिनेशन होगा, जो जजेस कोर्ट्स पहुंचेंगे, वो डाइवर्स नेचर के या डाइवर्स बैकग्राउंड्स के होंगे। यही चीज है जैसे आपने एनजेसी में देखा था, 99th अमेंडमेंट हम लेके आए थे। यहाँ पे जब हम एनजेसी को बना रहे थे तो हमने यही चीजें रखी थी कि एक सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 एमिनेंट जुडिशरी के पर्संस भी होंगे, या फिर ऐसे पर्संस होंगे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो आइडिया बस यहाँ पे यही है कि जब अपॉइंटमेंट कमीशन में ही डाइवर्सिटी आ जाएगी तो फिर अपॉइंटमेंट्स में तो आपको अपने आप डाइवर्सिटी दिखेगी। तो आशा करता हूं टॉपिक आपको समझ में आएगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, वेबसाइट और ऐप दोनों में अवेलेबल है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। मिलते हैं अगली किसी सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।